ये कैसा परिहास है? एक स्त्री के विरुद्ध हथियार चलवा दिया आपने हमसे। हम बस आपकी परीक्षा ले रहे थे। हम देखना चाहते थे कि बाईजीलाल ने जिसे सेनापति नियुक्त किया है अपनी सेना में, वो इस काबिल है भी या नहीं। हमें तो लगता है जब तक अफगान पूरी तरह हमारी सीमाओं से नहीं चले जाते, बाईजीलाल हमारी परीक्षा लेना नहीं छोड़ेंगे। बहुत रक्त बह चुका है आपका, हम लेप भिजवा देंगे, लगा लीजिएगा। कोई आवश्यकता नहीं, रक्त का चरित्र होता है बहना। होता होगा, परंतु जब बिजौलिया में हमारे लिए कोई रक्त बहाता है तो हमारा कर्तव्य है उसके रक्त को रोकना। सिपाहियों, चले मेले में चलते हैं। कुंवर जगमाल, कुंवर जगमाल। रानी माँ, रानी माँ। रानी माँ। कुंवर जगमाल, 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 कुंवर जगमाल। कहाँ से खुलेगा ये? कुंवर जगमाल। जगमाल, ये आप। किसने ऐसा दुस्साहस किया आपके साथ? बताइए हमें, किसने ऐसा दुस्साहस किया? आप ठीक तो है ना? हम सुरक्षा करने को बुलाते हैं। रानी माँ, हमने स्वयं ही अपने साथ ये प्रयोग किया है। हम सिर्फ ये देखना चाहते थे कि अगर हम किसी को काष्ठ पेटी में बंद कर दे तो वो कितनी देर तक जीवित रह सकता है। पता है, इस काष्ठ पेटी में एक छिद्र बन जाना तो ठीक रहेगा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई आपकी। आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? रानी माँ, हमारी बुद्धि को कुछ नहीं हुआ है। हम तो बस बहुत आगे की सोच रहे हैं। हम बस कम से कम जगह घेरने वाला यातना कक्ष बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये यातना का खेल प्राणघाती हो सकता है कुंवर जगमाल, जानते हैं ना आप? हम बहुत कुछ जानते हैं रानी माँ। संभवतः आप ये नहीं जानती कि इस समय रावत जी ताजीराज के कक्ष में हैं। आप जाके उन्हें संभालिए। अब इसमें एक छिद्र बनाते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं रावत जी? चित्तौड़ में कोई षड्यंत्र कर रहा है? कौन है जो हमारे हाथों बेमौत मरना चाहता है? बताइए हमें। राणा जी, हमें अब तक पता तो नहीं चल पाया कि वो कौन है, किंतु इस बात का पता लगाने के लिए हम अपनी जान तक लड़ा देंगे। किस बात को पता लगाने में जान लगा रहे हैं रावत जी? धीर भाई जी, कुंवर प्रताप ने इनसे कहा है कि कोई है जो चित्तौड़ में हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। कहीं इनको कुंवर प्रताप पे हुए आक्रमण के बारे में पता तो नहीं चल गया? क्षमा कीजिए राणा जी, परंतु हमें ऐसा लगता है कि रावत जी खुलकर सारी बात नहीं बता रहे हैं। रावत जी, हमारा आदेश है कि आप हमें पूरी बात बताएं। राणा जी, एक अपराधी टोली द्वारा आत्मघाती आक्रमण हुआ है बिजोलिया में हमारे बाबूजीराज प्रताप पर। कुंवर प्रताप को कहीं चोट तो नहीं आई? कहीं अधिक लगा तो नहीं है उन्हें? जी नहीं रानी साहब,
एकलिंग जी के आशीर्वाद से हमारे बाबूजी राज प्रताप एकदम ठीक है। रावत जी, कौन है जिसने कायराना आक्रमण किया है कुंवर प्रताप पर? पता लगाइए और उसे हमारे सामने लेकर आइए। जी राणा जी। रावत जी, हमने आपके और आपके परिवार के बारे में बहुत कीर्ति सुनी है। बहुत सुना है कि आप मेवाड़ के उत्तराधिकारी की रक्षा के लिए प्राणपण लगा देते हैं। पर आज ये सब कुछ देखकर हमें इन सारी गाथाओं पर संदेह होने लगा है। रानी साहब, स्वर ऊंचा उठाने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा रावत जी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कुंवर प्रताप मेवाड़ के उत्तराधिकारी हैं, युवराज हैं वे। ये जानते हुए कि उनके प्राण संकट में हैं, आपने उन्हें बिजोलिया में अकेले छोड़ दिया। तो रानी साहब। रावत जी, हम धीर भाई जी की बात से सहमत हैं। हमें भी ऐसा लगने लगा है कि कुंवर प्रताप को बिचौलिया में अकेला छोड़ हमने बहुत बड़ी भूल की है। राणा जी, बाबूजी राज प्रताप के लिए आपका चिंता करना एकदम उचित है, किंतु बाबूजी राज बिचौलिया में जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए गए हैं उसके लिए। रावत जी, हमारी बात को ध्यान से सुनिए। हम चाहते हैं कि इसी समय किसी को भेजकर कुंवर प्रताप को वापस चित्तौड़ में बुलाया जाए। बिचौलिया के असंतोष का कारण कोई और भी पता लगा सकता है। उसके लिए हम कुंवर प्रताप के प्राणों को संकट में नहीं डाल सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा ये संदेश अभी इसी समय कुंवर प्रताप तक पहुंचाएं। जी राणा जी। देखिए जब्दे, हमने कान्हा जी के लिए नए वस्त्र बनवाए हैं। हमने सोचा कि इस वार्षिक मेले के अवसर पे अपने कान्हा जी भी नए वस्त्र पहन ले। बताइए कैसे दिख। अजब्दे, आप इस समय मंदिर में क्या कर रही हैं? कुमकुम कहाँ पर है? ये क्या कर रही हैं? कुमकुम जल में? अजबदेव, क्या हो गया आपको? पता नहीं सौभाग्यवती, पता नहीं हमें क्या हो गया। हमें मेले में जाना है, जाकर देखना है कि वहाँ कैसे कैसे अश्व है, कैसे कैसे हथियार है। हमें जाना है। रुकिए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। थोड़ा तैयार तो हो जाइए। बिजोलिया के वार्षिक मेले में आप सभी का स्वागत है। आइए आइए, स्वागत है, स्वागत है। मवेशियों को बेचने के लिए हमें अलग स्थान नियुक्त किया है। आइए, हम बताते हैं। आइए। आज इस मेले में आपको अपनी सेना के लिए अच्छी से अच्छी जाति वाले प्रशिक्षित अश्व और सही गुणवत्ता वाले धातु के हथियार क्रय करने हैं। और ध्यान रहे, ऐसा करते समय आपके आंख और कान दोनों खुले होने चाहिए। याद है ना तो तलवार की धार इतनी तेज हो कि हमारी इच्छा के बिना ही सामने वाले को काट दे, ना ही इतनी बूथरी आवश्यकता पड़ने पर हमें ही धोखा दे दे। समझ गए? समझ गए? चारों ओर जाके फैल जाइए, छल से घुसे हुए किसी भी अवांछित व्यक्ति पर
आपकी कड़ी दृष्टि होनी चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो यहाँ घुस आया हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे यहाँ नहीं घुसना चाहिए था, आपका ध्यान होना चाहिए, आपकी दृष्टि में होना चाहिए। जाके फैल जाइए, अपने स्थानों पर जाइए। तब तक हम मुख्य द्वार का निरीक्षण करके आते हैं और स्वयं आकर अश्व की जांच करेंगे। जाइए। हुकुम, इतनी भीड़ भाड़ में हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? बहुत सरल है। जिन्हें हथियार बेचने होंगे वे अपने हथियार आदि का प्रचार करने के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे। ग्राहकों के मन को लुभाने के लिए कई प्रकार के करतब करेंगे। और जिन्हें हथियार क्रय करने होंगे वे उन्हें देखेंगे, परखेंगे, उनका मोल भाव करेंगे। और जो व्यक्ति चुपचाप शांत इधर उधर ताक झांक कर रहा होगा, संदेहास्पद ढंग से भटक रहा होगा, उस व्यक्ति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सकता है कि वो अवांछित हो। हमारे लिए मेले के द्वार खुल चुके हैं और जो व्यक्ति हम पर आक्रमण करना चाहेगा, खुला द्वार अर्थात खुला आमंत्रण, इनकी सुरक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व है। अब आप सभी चारों ओर फैल जाइए, आंख कान खुले रखिए सर्वत्र। सुनिए, क्या कह रहे थे आपके सेनापति? जी, उन्होंने कहा है कि ऐसे अवांछित व्यक्तियों पर दृष्टि रखिए जो मेले में घुस आते हैं। हाँ, दृष्टि तो हम भी रख रहे हैं आपके सेनापति पर। जी, क्या कहा आपने? कुछ नहीं, आप सब जा सकते हैं। जी। जाइए। रुको, कौन हो तुम? जी, हथियारों का व्यापारी हूँ। यहाँ किस लिए आए हो? ये जाहिर सी बात है, अपने हथियार बेचने आया हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? ये कल्लू लोहार। कहाँ से आए हो? जी, बूंदी से। इतनी दूर से? अब आपको दूरी से भी शिकायत है श्रीमान? नहीं, मतलब जब दूसरा कोई व्यापारी नहीं आया बूंदी से तो तुम वहाँ से अकेले ही चले आए? अब आप जानबूझकर मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। तो क्रोध करके क्या कर लेगा तू हमारा? अब वाकई में जानना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ, बता बता, क्या कर लेगा तू हमारा? सिपाही जी, सिपाही जी, हमने भली भांति इनकी जांच कर ली है। ये बूंदी के प्रसिद्ध हथियार निर्माता कल्लू लोहार है। आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। बेचने दीजिए इन्हें इनके हथियार। जो हुकुम पर्वतदास जी। आओ। आइए कल्लू लोहार जी, आइए। वाह पर्वतास, कहीं कहीं तो तुम भी कमाल के काम आ जाते हो। मतलब उतने फिजूल नहीं हो तुम, और ना ही ये बिजौलिया की रियाया उतनी बेवकूफ नहीं दिखती। कमाल का मेला लगा लिया है और यहाँ चल रहे जबरदस्त कारोबार को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ की फौज बहुत जल्द
एक अच्छी खासी मजबूत हथियारबंद फौज में तब्दील हो जाएगी। जी हाँ, वही है वो। वो जो दिख रहा है ना, उसी के नेतृत्व में। तो ये है वो जनाब जिन्होंने अपने कांधे पर बिजौलिया की तकदीर बदलने का जिम्मा उठा रखा है। इस अश्व के दूध के दांत तक नहीं गिरे। भला ये सेना की मेहनत और चुनौतियों के उत्तरदायित्व को कैसे वहन कर पाएगा? इस अश्व की जांच करवाइए। जब से आया है जल ही पीते जा रहा है। भला कोई स्वस्थ अश्व इतना जल पीता है क्या? ये वही वीर है जब पत्ता अफगानी सैनिकों के टुकड़ी के बीच में फंस गया था, तब इसने अकेले उस अफगानी सैनिकों की टुकड़ी को परास्त करके पत्ता की जान बचाई। इस वीरता के कारनामे के बाद अब तो स्थिति यह है कि बिचौलिया के बच्चे बच्चे के मुख पर इसकी वीरता के चर्चे हैं। भरवत दास, शायद तुम कुछ भूल रहे हो, तो तुम्हें याद दिलाऊं। उसने जिन सिपाहियों को मारा था, वो सिपाही बादशाह खान के थे। ये शिवान, इसीलिए हम सारी बातें आपको बता रहे ताकि आपको उसकी वीरता के बारे में पता चले। अब हमारे बाजीलाल को ही देख लीजिए। आज तक ना तो उन्होंने किसी बाहरी व्यक्ति पे विश्वास रखा, ना ही सरलता से किसी की वीरता का लोहा माना है। पर इस पर बाजीलाल भी पूर्ण विश्वास कर रही है आजकल। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या आला नस्ल का अश्व है। हम इस अश्व की सवारी खुद करेंगे। तुम इस अश्व को हमें बेच दो। वाह, क्या तेवर है, क्या गुस्सा है इसका। श्रीमान, ये क्रोधित नहीं है, एक राजसी अश्व है और कोई नहीं बैठ सकता इसमें। आप मुझे देख लीजिए ना, मैं हूं इसका मालिक और आज तक मैं स्वयं इस पे नहीं बैठ पाया और ना ही आज तक इसे बेच पाया। अरे ये इस कदर इतना बदतमीज क्यों है? क्योंकि इसने आज तक ऐसा सवारी नहीं पाया जो इसके लिए उपयुक्त हो। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि आज तक तुम्हें ऐसा कोई खरीदार ही नहीं मिला जो इसे खरीदने लायक हो। दरअसल ये एक निहायती बिगड़ालू अश्व है, एकदम जंगली। नहीं श्रीमान, ऐसा नहीं है। ये एक विशिष्ट अश्व है, ऐसा अश्व जो अपना मालिक स्वयं चुनेगा। हर कोई इसका मालिक नहीं बन सकता और मैं भी इसे तब तक नहीं बेचूंगा जब तक इसका मुझे कोई असली खरीदार नहीं मिलेगा जो इसके लिए उपयुक्त हो। तुम एक काम करो, तुम अपने इस बिगड़ैलू घोड़े को उस शख्स को बेचने की कोशिश करो, शायद तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए। चलो देखते हैं। क्या पता वही हो तुम्हारा होने वाला मालिक। आओ, चलो आजा। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। अगर ये प्रताप उतना बड़ा शख्स है जैसा तुम बता रहे हो, तो वो इस अश्व पर सवारी करके दिखा देगा। ठीक? जितना और जैसे भी उसके बारे में सुना है, हमारे अनुमान अनुसार वो तो उसके बाएं हाथ का खेल लगता है। इस अश्व को देख के लग रहा है कि इसके भरोसे कम से कम रेगिस्तान और पहाड़ पर
कुछ युद्ध तो लड़ सकते हैं। खम्मा गणिसा, एक दृष्टि अश्व पर डालें। कितने अश्व विक्रेता हमारे पास आते हैं और अपने साधारण अश्व को भारत का सबसे असाधारण अश्व बताते हैं। लगता है जिस अश्व की खोज हमें है वो पूरे देश में नहीं है। थक चुके हैं अश्वों को देखते देखते। संभवतः लगता है कि ऐसे अश्व का जन्म ही नहीं। आप लोग अपने अपने स्थान पर जाइए। अच्छा श्रीमान, ये बताइए कौन कौन से गुण चाहते हैं आप अपने अश्व में? हमें ऐसा अश्व चाहिए जो साधारण मार्ग पर ही नहीं, नदी नाले कीचड़ रेगिस्तान पहाड़ पर समान साहसता के साथ दौड़ सके। हमें ऐसा अश्व चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर बिना खाए कई दिनों तक दौड़ सके। हमें ऐसा अश्व चाहिए जो संकरे मार्गों पर पहाड़ी दरों पर गति के साथ संतुलन भी बनाए रख सके। हमें ऐसा अश्व चाहिए जो हमें समझ सके, जिसे हम समझ सके, जो केवल अश्व ही ना हमारा भिन्न मित्र भी है। हमें ऐसा अश्व नहीं चाहिए जो हिना के नखरे दिखा माना कि बहुत हट्टा कट्टा और कसीला है और नखरे को चौधे की दिखा। अब इसे क्या हो गया अचानक? श्रीमान, आपकी बातें चुप गई इसे। इसके स्वाभिमान पे चोट पहुंचाई आपने, इसलिए क्रोधित हो गया। अरे भाई, ये घोड़े को क्या हो गया? ये घोड़ा पागल हो गया क्या? रुको, शांत। अब तुम चुपचाप खड़े रहोगे, समझे? पर्वतदास, हमें तुम्हारे सेनापति से खौफ ज्यादा होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे मुकर्रर इम्तिहान में ये नाकाम रहा। क्या था ये सब? क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? अब हमसे पूछ रहे हैं क्या हुआ? अपनी गरिमा का कोई ध्यान भी है या नहीं आपको? अरे सेनापति बनाया आपको बाईजीलाल, और वो भी सबके सामने, और विशेष रूप से हमारे सैनिकों के सामने, जिनका नेतृत्व करना है आपको युद्ध भूमि में। और आप
एक साधारण अश्व नहीं साध पाए। अब क्या? कोई उत्तर नहीं है आपके पास हमारे प्रश्नों का? हाँ, वो अश्व आवश्यकता से अधिक बिगड़ा हुआ था। हमारे सभी सैनिक अच्छे घुड़सवार हैं। वे समझते हैं कि जब अश्व बिगड़ जाता है तो वो कितना अनुशासनहीन हो जाता है। आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं। लीजिए। क्या? हमने कहा कि आप व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं। चिंता छोड़ दीजिए। तो आप कहते हैं कि हम व्यर्थ में ही चिंता कर रहे हैं? हम चिंता इसलिए कर रहे हैं प्रताप, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आप कहना क्या चाहते हैं? खुलकर कहिए। मित्र, हमें नहीं लगता कि आप सेनापति के उत्तरदायित्व के लिए उपयुक्त थे। क्या आपका यह विचार उस बिगड़े हुए अश्व को नहीं साधने से है, या फिर आपकी जो हमारे प्रति व्यक्तिगत समस्याएं हैं इसलिए? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए आप स्वयं ही देखिए। हम इन सैनिकों के साथ इतने वर्षों से रहे, साथ में युद्ध अभ्यास किया है, सैन्य प्रशिक्षण लिया है, और छोटे मोटे ही सही किंतु युद्ध भी किए हैं। और आज जब उचित समय आया है, वास्तव में कुछ करने का समय आया है, शत्रु से जूझने का समय आया है, तो पता नहीं क्यों, किस कारणवश जीजा ने आपको सेनापति नियुक्त कर दिया। हमें तो लगता है कि यह जीजा के जीवन का सबसे अनुचित निर्णय था। तो पत्ता बताइए, अब क्या चाहते हैं? आपको अपना औचित्य सिद्ध करना होगा। यह सिद्ध करना होगा कि अफगानों के साथ जो लड़ाई आपने हमारे लिए लड़ी थी, वो मिली भगत वाली लड़ाई नहीं। आपको यह सिद्ध करना होगा कि आप अफगानों से मिले हुए हैं। यह सिद्ध करना होगा कि आप उनमें से ही कोई एक नहीं है। भीमा ने मरने से पहले कुछ उगला तो नहीं? नहीं हुकुम, भीमा तो कुछ नहीं बोला। किंतु क्या? शीघ्र कहो। आपकी पत्नी का संदेश आया है हुकुम कि आपका पुत्र कहीं खो गया है। बहुत ढूंढा हुकुम, और कुछ पता नहीं चल रहा। क्या? 2 दिन हो गए हैं हुकुम। सावधान, मेवाड़ की महारानी साहब पधार रही हैं। खमागणी रानी साहब, हम आप ही के लिए बुलावा भेजने वाले थे। इसे लेकर तुरंत बिजोलिया के लिए रवाना हो जाइए। ये संदेश कैसा रानी साहब, और किसके लिए? तमन सिंह जी, आप ये समझ लीजिए कि आपकी की हुई सारी भूलों को सुधारने का यह अंतिम अवसर है। राणा जी की मोहर लगा हुआ राज्यादेश है ये, जिसके अनुसार आपको एक सैन्य टुकड़ी लेकर अपने नेतृत्व में बिजोलिया लेकर जानी है। किंतु राणा साहब मान कैसे गए इस राज्यादेश के लिए? ये जान के आप क्या करेंगे? आप उतना ही कीजिए जितना आपसे कहा जाए। इस बात का ध्यान रहे कि इस बार कार्य सफलतापूर्वक होना चाहिए। क्षमा कीजिए महारानी साहब, किंतु हम कुछ दिनों बाद ही कहीं जा सकते हैं। और वो क्यों? क्योंकि हमारा पुत्र खो गया है और हमें उसे ढूंढना है। तमन सिंह जी, आपका इतना दुस्साहस कि आप हमारी आज्ञा में आनाकानी करें, राज आज्ञा में आनाकानी करें। आप अच्छी तरह से जानते हैं ना कि 1-2 दिन का विलंब हमारी सालों की तपस्या पर पानी फेर सकता है। रावत जी को पहले ही संदेह हो चुका है कि बिजोलिया को लेकर यहाँ कुछ अनुचित चल रहा है। ऊपर से कुंवर प्रताप वहां जा पहुंचे। आप चाहते क्या है तमन सिंह जी? हम एक और क्षण विलंब नहीं कर सकते। धमन, शांत हो जाइए रानी माँ। समस्या क्या है? तो बताइए,
क्या करना चाहिए हमें आपका विश्वास जीतने के लिए? ये सिद्ध करने के लिए कि आप अफगानों में से ही कोई एक नहीं है, आपको बिजोलिया के सैनिकों से लड़ना होगा। मान्य है। सिपाहियों, सिपाहियों, आप सभी हमें मेले के उस खुले भाग में मिलिए। क्या हो रहा है पर्वतदास इस लड़की और सेनापति के बीच? लगता है हमने दोनों के बीच जो फूट के बीज बोए थे वे अब फल देने लगे। आइए इस फूट का आनंद लेते हैं। आइए। रानी माँ, हम तो यहाँ आपकी और धमन सिंह जी की समस्या सुलझाना चाहते हैं। बताइए कहाँ उलझी है बात? समस्या क्या है इनकी? समस्या ये है कुंवर जगमाल कि धमन सिंह का पुत्र खो गया है और हम चाहते हैं कि वे तत्काल बिजोलिया जाकर कुंवर प्रताप को यहाँ ले आए। तो पुत्र खो गया है आपका, तो आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं धमन सिंह जी? आप तो हमेशा से ही रानी माँ के विश्वास पात्र रहे हैं ना। हर आदेश माना है आपने उनका, हर कार्य भी पूरा किया है, तो फिर आपके पुत्र को हम ढूंढ लेंगे। आप सिर्फ जो रानी माँ कहती हैं वो करते जाइए। रही चिंता आपके पुत्र की, उसके लिए हम हैं ना। देख क्या रहे हैं हमें धमन सिंह जी? कहा तो आपके पुत्र को ढूंढवा देंगे, होगा यहीं कहीं चित्तौड़गढ़ में। ये छोटी छोटी बातों के लिए चिंता करना, वो भी हमारे होते हुए, आपको शोभा नहीं देता। क्या आपको हमारे सामर्थ्य पे संदेह है? तो फिर जाइए, जाके बिजोलिया कुंवर प्रताप को यहां ले आइए। अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ कीजिए। किया क्या है आपने कुंवर जगमाल? आप घबराइए मत रानी माँ, हम सदैव आपके साथ हैं। आप बस हमारा विश्वास कीजिए, केवल विश्वास। हमारे वीर सिपाही, आज हम ऐसे लड़ेंगे जैसे हम जन्म जन्मांतर के शत्रु। निकालिए अपनी तलवार, वार कीजिए। हम आप पे अपने हथियार नहीं उठा सकते। आप हमारे सेनापति हैं। अब इतना दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है पता। हम आपके सेनापति हैं, तो हमारे आदेश का पालन करना आपका परम कर्तव्य है। सिपाही सेनापति से कभी प्रश्न नहीं करते। वो आंख मीच कर पूरी निष्ठा के साथ हर एक आदेश का पालन कर। और हम आपके सेनापति प्रताप आपको ये आदेश देते हैं, उठाइए तलवार, वार कीजिए।
आपको संदेह था कि हम तो शत्रु से मिले हुए हैं, तो आज हम अपने मित्रों के साथ, आपके मित्रों के साथ, यहाँ आपके साथ, सबके साथ युद्ध लड़ेंगे। और हमारे विचार से ये युद्ध मिली भगत वाला युद्ध नहीं होगा। आप सब अपनी राजपूती आन के लिए लड़ेंगे, और ऐसे लड़ेंगे कि आपकी जीवन का अंतिम दिन क्या कहा था हमने आपसे इसके बारे में? अति सुंदर। अब आप लोग भी मेले में अपनी दुकानें लगा सकते हैं। दूर दूर से आने वाले बाहर के लोगों को भी तो पता चले कि बिचौलिया की स्त्रियों के हाथों में भी कला है। भाईजीलाल, मेले में कोई भारी संकट उठ खड़ा हुआ है। प्रताप वहां अपनी सेना के सिपाहियों से लड़ रहा है। अपने ही सैनिकों के साथ लड़ रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।